हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ साइंस का पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम की बेसिक जानकारी लेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, नर्वस सिस्टम के जंतुओं में प्रतिचार एवं भौतिक समन्वय के बारे में। ठीक है, जंतु जिस तरह से पेड़ पौधे बाहरी उद्दीपन की वजह से उसके विरोध में प्रतिचार करते थे, कुछ रिएक्शन करते थे, वैसे ही जानवर भी, जंतु भी करते हैं। तो इसमें नर्वस सिस्टम का क्या काम आता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जैसे सभी सजीव जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में परिवर्तन जो है होता ही रहता है, हमेशा ही बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी, ठंडा, बारिश, इस तरह से। तो वातावरण के बदलने की वजह से सजीव जो है वो अपने अंगों में या अंगों की गतिविधियों में परिवर्तन करते हैं। अब मैं बहुत बड़े स्केल में बोल रहा हूँ, छोटे स्केल में अगर बात करें तो मान लीजिए कि कोई मच्छर जो है अगर आपके पैर पे काटता है तो क्या होता है कि उसको आप अपना खून तो पीने के लिए छोड़ नहीं देते हो। तो आप क्या करते हैं, आपका हाथ जो है वो उस मच्छर को भगाने के लिए या मारने के लिए उठ जाता है। तो मच्छर का काटना क्या है, एक उद्दीपन है, और आपका उसके लिए प्रतिक्रिया करना प्रतिचार कहलाता है, ये रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, तो इस वातावरण के परिवर्तन के वजह से जो भी आप गतिविधियां करते हैं उसे क्या कहते हैं, सजीवों की उत्तेजनशीलता कहते हैं। और ये उत्तेजनशीलता या उत्तेजित होना ये किसके वजह से होता है, बाहरी उद्दीपन की वजह से ही होता है, जिसके वजह से हम प्रतिचार करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। बात एक ही है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, तीन चीज़ें काम आती हैं। सबसे पहले उद्दीपन को ग्रहण करना कि कुछ हो रहा है शरीर के बाहर से, उसको महसूस करना, अनुभव करना और उसके लिए प्रतिचार करना। तो इन तीनों में समन्वय बना हुआ रहता है, यानी कोऑर्डिनेशन बना रहता है कि जब तक बाहर से कोई काटेगा नहीं या कुछ करेगा नहीं तब तक हम उसे फील नहीं कर पाएंगे, और फील नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। यही सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो जैसे सीक्वेंस रहता है इसी तरह से कि हम उद्दीपन को पहले ग्रहण करते हैं, मतलब उद्दीपन आता है, महसूस करते हैं, फिर उसका प्रतिचार होता है। ये सीक्वेंस कभी बदलता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले ही मच्छर को मार दिए, उसके बाद मच्छर वो मरा हुआ मच्छर काटने के लिए चलाया, फिर आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यही बातें यहाँ पर बोली गई हैं। अब ये सारा जो समन्वय का काम है, ये सारा समन्वय का काम हमारी तंत्रिकाएँ करती हैं, और जिन कोशिकाओं से मिल करके ये पूरा का पूरा तंत्रिका बनता है, वो पूरे के पूरे कोशिकाओं के एक समूह को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कई सारे अंग भाग लेते हैं तंत्रिका तंत्र में, वो हम आगे देखते हैं। तो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का जाल फैला हुआ है, जिसे हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं। अब यह तंत्र विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का समन्वय, ग्रहण और प्रतिचार आदि में भाग लेता है। जिस तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया, क्या पैरों की मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। कब, जब हम भाग रहे होते हैं या फिर हमारा जो मॉर्निंग वॉक होता है उस समय में पैरों की मांसपेशियों को ज़्यादा ऑक्सीजन या ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। अब इस चीज़ को मस्तिष्क जो है वो अनुभव करता है। तंत्रिकाएँ संवेदनाओं को अनुभव कर डायफ्राम, इंटरकोस्टल पेशियाँ और हृदय को निर्देश भेजता है, जिससे फेफड़े द्वारा तीव्र गति से सांसों का ग्रहण होता है और हृदय तेज गति से रक्त को पंप करती है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा अधिक पहुंचती है और हम ज़्यादा तेज़ी से भाग पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज़ कीजिए आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, कोई पागल कुत्ता पड़ा हुआ है जो आपको काटने पे ही है। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, आप भागेंगे तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ेगा। पैरों को क्या चाहिए, उस समय एनर्जी चाहिए भागने के लिए, और इस चीज़ को महसूस कौन करता है, हमारी तंत्रिका तंत्र की जो सबसे मेन पार्ट है वो है हमारा ब्रेन, उसे महसूस करता है। और वो तीन हिस्सों को इस समय जिसकी ज़रूरत होती है, तीन हिस्सों को डायफ्राम, इंटरकोस्टल पेशी और हृदय को निर्देश भेजता है, जिससे कि फेफड़ा जो है वो जल्दी से सांस लेगा। जितना तेज़ सांस लेगा उतना ही तेज़ हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचेगा और उतना ही तेज़ हम भाग पाएंगे। अब जितनी क्षमता शरीर की है उतना ही। तो चलिए एक एक करके हम इन चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं कि ये है क्या, ये डायफ्राम क्या है, इंटरकोस्टल पेशियाँ क्या हैं। तो आप जानते हैं ये हमारा शरीर का अंदरूनी भाग, ये मुंह, नाक, ट्रैकिया और ये रहे फेफड़े दोनों तरफ,
और यहाँ पे रहता है डायफ्राम, ठीक है, फेफड़े के नीचे वाले हिस्से को इसको कहते हैं डायफ्राम। और ये क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा सीना जो है ये फूलता है और डायफ्राम भी जो है फैलता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, ठीक। अब इसमें जैसा कि आप जानते हैं हमारी हड्डियों को, हमारी हड्डियाँ जो हैं मतलब छाती की जो हड्डियाँ हैं, क्या कहते हैं इसको, जो बोन्स हैं, रिब्स हैं, ये क्या करती हैं, हमेशा फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। कब, जब हम सांस लेते हैं तब फैलती हैं, सांस छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाती है। अब इन्हीं के बीच होता है इंटरकॉस्टल मसल्स या इंटरकॉस्टल पेशियाँ। ये जो दो रिब्स देख रहे हैं, हमारी जो दो हड्डियां हैं, इनके बीच में यहाँ पर मौजूद रहता है इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। और यही मसल जो है, क्योंकि मसल जो है वो खींचते भी हैं, सिकुड़ते भी हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हमारा छाती है उसको फैलने में और सिकुड़ने में मदद मिलता है, ठीक है। तो आपने डायफ्राम देखा, इंटरकॉस्टल पेशियाँ देखी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हृदय के बारे में आप जानते हैं, उम्मीद करता हूँ जानते हैं, और आने वाले चैप्टर्स में भी मैं अगर किताब में हुआ तो ये हृदय के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ दे दूँगा आपको। ओके, तो यहाँ पे रहा क्या, उद्दीपन के वजह से जो प्रतिचार किस तरह से हो रहा है, किस मीडियम से जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चली, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार विभिन्न अंगों एवं तंत्रों के कार्यों के बीच समन्वय तंत्रिका तंत्र द्वारा ही होता है। जैसे हम जब बोलते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो सोचता है कुछ समय के लिए कि बोलना क्या है, अब फिर बोलने के बाद फिर जो हमारी स्वर ग्रंथि होती हैं वो एक्टिव होती हैं और उसमें वाइब्रेशन होता है, फिर हम मुंह से बोल पाते हैं। और बोलते समय भी आप देखते होंगे कि कभी होठ जो है वो बंद होता है, कभी खुलता है, जीभ ऊपर नीचे होता रहता है, ताकि जो हमें बोलना है वो सही ढंग से उस शब्द का उच्चारण हो पाए। ये सारी चीज़ें क्या है, समन्वय का हिस्सा है, कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। और ये कोऑर्डिनेशन कौन बना करके रखता है, तो हमारी तंत्रिका तंत्र बना करके रखती है। अच्छा, यहाँ पर अब बारी आती है, उद्दीपन तथा प्रतिचार के समय तंत्रिकाओं में गमन करने वाली अनुभूति को प्रेरणा या आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। जब उद्दीपन होता है या उद्दीपन के विरोध में हम प्रतिचार करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं, उस समय जो हम महसूस कर रहे होते हैं, जो हमारी तंत्रिकाएं महसूस कर रही होती हैं, उसे कहते हैं आवेग या इम्पल्स, ठीक है। बिना इसके फिर कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा। उद्दीपन का ग्रहण, उनका अनुभव, प्रतिचार में एक प्रकार का समन्वय, कोऑर्डिनेशन रहता है। जंतुओं के अंगों द्वारा कार्य संपादन तंत्रिका तंत्र द्वारा ही होता है। अब यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने अगर किताब खोल के रखा है तो इसको मार्क करके रखिए, ठीक है। ये जनरली क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, क्या कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, ठीक है। आपके किताब में इसी चैप्टर में 1-2 पेज के बाद न्यूरॉन का इमेज भी होगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उस इमेज का नाम के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें अगर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम होता है तो आपके एग्ज़ाम में न्यूरॉन से ड्राइंग रहता है, जनरली रहता है, एक साल छोड़ करके आता है। ओके, अच्छा, संयोजी ऊतकों से घिरे तंत्रिका तंतुओं के समूह को तंत्रिका कहते हैं। जो संयोजी ऊतक है, जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इन सब से घिरा हुआ तंत्रिका तंतु जो है उसको एक एक करके तंत्रिका कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अब आगे की तरफ कि जो हमारी उत्तेजनशीलता है, उत्तेजनशीलता सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। अब जो मृत शरीर है वो तो उत्तेजनशीलता नहीं दिखाएगा, उसमें अगर आप उसको लाठी से भी मारिएगा तो उसको कुछ होने वाला नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी कुत्ते को देख करके जोर से ईंटा फेंक करके मार दें, या फिर ऐसा नहीं करने बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मारे तो क्या होगा, वो भी उल्टे आपके ऊपर दे देगा, या आप अपने दोस्त को मार देंगे तो वो भी आपको दे ही देगा, छोड़ोगे तो नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो उत्तेजनशीलता क्या है, सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं जिंदा हैं, ये भी एक कारण है। अच्छा, किसी उद्दीपन के प्रभाव से प्रतिचार करने की क्षमता को ही उत्तेजनशीलता कहा जाता है। किसी भी उद्दीपन के प्रभाव से जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो उसे ही हम उत्तेजनशीलता कहते हैं। यहाँ पर ग्राही यानी रिसेप्टर अंगों द्वारा वातावरण में उद्दीपन संवेदी न्यूरॉन के द्वारा ग्रहण कर तंत्रिका के केंद्र तक पहुँचाया जाता है। अब तंत्रिका तंत्र का केंद्र कहाँ है, तो वो है हमारी रीढ़ रज्जु या रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर मौजूद धूसर द्रव या ग्रे मैटर जो होता है। अब ये ग्रे मैटर रहता कहाँ है, तो देखिए ये रही हमारी रीढ़ की हड्डी,
ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी को जब यहाँ से काट करके आप देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये नीचे येलो कलर का जो दिख रहा है, यहाँ पे रहता है ग्रे मैटर, ठीक है। अब इस ग्रे मैटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ताकि हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम कर पाए। अगर ये किसी के शरीर में ख़राब हो जाए या ना रहे तो उसको पैरालिसिस जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक है, शरीर का अंग जो है वो काम नहीं करता। आप अगर आपने क्रिश 3 मूवी देखी होगी तो उसमें जो विलन है उसने बिल्कुल यही सारी चीज़ें दिखाई हैं कि उसका जो ग्रे मैटर है, यानी कि जो ये है धूसर द्रव है, वो उसका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। ओके, तो जब उद्दीपन होता है तो हमारे शरीर में मौजूद संवेदी न्यूरॉन इसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये संवेदना के लिए ही बने हैं। तो उद्दीपन को संवेदी न्यूरॉन लेते हैं और कहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं, धीरे धीरे धूसर द्रव तक पहुँचाने का काम करते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे काम जो है वो ब्रेन जल्दी मतलब ब्रेन क्या करता है, कुछ कामों को स्किप करने के लिए तंत्रिका तंत्र का बड़ा सा हिस्सा जो है वो हमारी रीढ़ रज्जु में लगा हुआ रहता है, जो ब्रेन के कामों को कम करता है, ठीक है। तो यहाँ से भी मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा काम करता है। ओके, तो दूसर द्रव तक हमारे संवेदी न्यूरॉन जो है वो जब पहुंचा देता है, जैसे चालक तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, संवेदी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये दूसरे द्रव तक पहुंचाने के बाद अब वहाँ पे काम होता है संवेदी न्यूरॉन चालक न्यूरॉन के साथ मिलकर सूत्र युग्मन का निर्माण करते हैं, जिससे संवेदी आवेग चालक आवेग में बदल जाता है। यहाँ से इसने रिस्पॉन्स ग्रहण करके ये इस न्यूरॉन तक पहुँचाया, फिर इसने इस न्यूरॉन तक पहुंचा दिया। मतलब ये क्या है, सामंजक तंत्रिका कोशिका है, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका और ये चालक तंत्रिका कोशिका। ये तीनों के डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं वो अलग अलग तरह से ही होते हैं। यहाँ पर इसका कोशिका द्रव होता है, यहाँ पे कोशिका मिडिल में, यहाँ पे है मिडिल में, यहाँ पे है कोशिका इसका। तो संवेदी कोशिका क्या करती है, संवेदनाओं को ग्रहण करती है, ग्रहण करके सामंजक तंत्रिका कोशिका तक पहुँचाती है। और सामंजक तंत्रिका का क्या काम है, सीधे जानकारी को चालक तंत्रिका यानी कि जो मोटर इम्पल्स है, जो आपके संवेदनाओं को लेकर के आगे बढ़ेगा, वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। तो चालक न्यूरॉन क्या करता है, केंद्र से आवेग को प्रतिचार के रूप में प्रभावक अंगों तक पहुँचाता है और यही काम करता है। तो यहाँ से संवेदनाओं को ग्रहण किया, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से जो हमारी तंत्रिकाएँ हैं, जो मेन हमारा तंत्रिका तंत्र है, वहाँ से जो भी ऑर्डर आता है वो यहाँ से लेकर के ये चालक तंत्रिका क्या करती है, ग्राही अंगों तक पहुँचाती है। जैसे मच्छर ने काटा तो हमारा हाथ उठेगा मच्छर को मारने के लिए, ठीक है। अगर किसी को पैर उठाने का मन है तो पैर उठाएगा, ठीक, तो हाथ उठेगा। तो हाथ क्या है, ग्राही अंग है, जहाँ तक पहुँचा जानकारी कि हाथ उठो और मच्छर को या तो भगा दो या तो मार दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओके, तो यहाँ इस तरह से काम चलता रहता है। अब देखिए आगे क्या होगा कि ग्राही एवं अपवाहक अंग के बीच तंत्रिका तंत्र के संवाहक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। ये कोशिकाएं जंतु के संपूर्ण शरीर में फैलकर एक जटिल संचार तंत्र का जाल बनाती है। हमारे पूरे शरीर में, जिस तरह से हमारे पूरे शरीर में खून की नलियों का जाल बिछा है, वैसे ही तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन का भी हमारे पूरे शरीर में जाल बिछा है। इसीलिए अगर आप पैर के आखिरी सिरे पर भी अगर आपको चोट लगती है तो आपको वो महसूस होता है। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर भी न्यूरॉन मौजूद है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ न्यूरॉन मौजूद नहीं है वहाँ अगर चोट लगता है तो हमें महसूस नहीं होता कुछ भी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक उदाहरण के लिए यहाँ पे भी दिखा है कि दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई या दस्तक देता है, तो इस उद्दीपन को कान की श्रवण तंत्रिका ग्रहण करती है और ग्रहण करके एक संवेदी आवेग के रूप में केंद्र तक पहुँचा देती है। अब यहाँ पे केंद्र कौन है, केंद्र है हमारा ब्रेन, ठीक है, या फिर हमारी रीढ़ रज्जु, वहाँ तक पहुँचाती है। अच्छा, वहाँ से फिर मस्तिष्क द्वारा यहाँ पे ब्रेन तक पहुँच गया, क्योंकि कान से ब्रेन जुड़ा हुआ। चलिए, तो मस्तिष्क तक पहुँचा, मस्तिष्क ने फिर चालक आवेग में
मस्तिष्क द्वारा चालक आवेग में बदलकर चालक तंत्रिकाओं तक पहुंचती है, जो कि प्रभावी अंगों में होता है, और हम जा कर के दरवाजे खोलने के लिए तैयार होते हैं। अब ज़्यादा अगर बहुत हड़बड़ी है तो जल्दी जल्दी भागते हैं। इसी तरह से हमारी सारी की सारी तंत्रिका तंत्र जो है वो काम करती है, किस तरह से रिस्पॉन्स को ग्रहण करती है और कहाँ पे प्रोसेसिंग होता है और कैसे हम उसके लिए रिएक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र करती है, जिसमें न्यूरॉन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे इसी चीज़ को छोटे में लिख करके दिया है क्या, कि जैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुआ तो वो क्या है? एक उद्दीपन है। ग्राहक उस चीज़ को सुनना, हमारा कान जो है उसको सुना, वहाँ पे क्या है? संवेदी तंत्रिका है। ये केंद्रीय तंत्रिका केंद्र तक पहुँचती है, यानी दूसरे द्रव तक पहुँचता है। उसके बाद प्रभावी अंगों तक यानी चालक तंत्रिका तक फिर जानकारी जाती है और फिर हम प्रतिचार के रूप में जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तंत्रिका तंत्र के पूरे पाथवे यानी नर्वस सिस्टम का पूरा रास्ता है, किस तरह से काम होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम आगे की चीज़ों को लेकर के। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।